आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस विक्टोरियन आर्ट मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, एस्थेटिसिज्म। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वॉल्टर पेटर पर बना चुका हूं दोस्तों। आज की इस वीडियो में सिर्फ इसकी डेफिनेशन को नहीं देखेंगे, इसकी हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जर्मन रोमांटिसिज्म में इसकी रूट्स कैसे ये डेवलप हुआ और इंग्लैंड में इसको कौन लाया था। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों, एक जर्मन फिलोसोफर थे अलेक्जेंडर गॉटलिब बाउमगार्टन। इन्होंने 1750 में एक वर्क लिखा था एस्थेटिका नाम से। उस वक्त इन्होंने ये एस्थेटिक वर्ड का यूज़ करके एस्थेटिसिज्म की शुरुआत कर दी। कैसे? इन्होंने इस वर्क में क्या बोला? इन्होंने बोला कि ये जो एस्थेटिक वर्ड है ग्रीक लिटरेचर से निकल कर आया है। उस वक्त इसका मतलब होता था कि इंसान अपनी 5 सेंसेस से जो भी स्टिमुलेशन रिसीव करता है वो उन्हीं के हिसाब से चीज़ों को जज करता है। जैसे मान लो, एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, इंसान किसी चीज़ का टेस्ट लेगा तो उस टेस्ट के हिसाब से उस चीज़ को जज करेगा कि उस टेस्ट ने मुझे प्लेजर दिया या नहीं, कड़वा लगा या मीठा लगा। इसमें वो अपना दिमाग नहीं चलाएगा। तीखा लगेगा तो बोलेगा तीखा लगा, मुझे प्लेजर दिया या नहीं दिया। वो सेंसेस के हिसाब से। एस्थेटिसिज्म यही है, हमें ब्यूटी पर फोकस करना चाहिए, इसमें रूल्स प्रिंसिपल्स नहीं होने चाहिए। और इन्होंने बोला कि जर्मन्स आज की सोसाइटी में ब्यूटी को अप्रिशिएट करना नहीं जानते। तो ये पहले थे जिन्होंने एस्थेटिका करके 1750 में इस वर्क को लिखा। इस फिलॉसफी पर काम किया इमैनुअल कांट ने। उन्होंने एक वर्क लिखा क्रिटिक ऑफ जजमेंट नाम का। क्रिटिक ऑफ जजमेंट क्या है? जजमेंट करते वक्त हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं। उस वर्क में इमैनुअल कांट ने इसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। कैसे? जैसे मान लो कि कोई चीज़ हमें प्लेजर दे रही है या दिखने में ब्यूटीफुल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी भी हो। जैसे चॉकलेट बार है, मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। एक चॉकलेट बार है, वो दिखने में अच्छी है, मीठी मीठी है, खाते ही हमें अच्छा लगता है। तो क्या वो ब्यूटीफुल है तो हमें उसे खाते ही रहना चाहिए? नहीं, वो हमारी हेल्थ के लिए भी तो खराब है। तो ब्यूटी को जज करना सब्जेक्टिव हो सकता है। हमें कोई भी चीज़ ब्यूटीफुल लगती है, हो सकता है किसी दूसरे को वो चीज़ ब्यूटीफुल ना लगे। आपको चॉकलेट ब्यूटीफुल लगती है, मुझे चॉकलेट ब्यूटीफुल नहीं लगती है। ऐसा कहकर उन्होंने इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। क्रिटिक ऑफ जजमेंट करके एक वर्क लिखा और बताया कि जजमेंट में हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं। अब कांट से पास ऑन होती है ये चीज़ एक और जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक शिलर तक, जिन्होंने एस्थेटिक लेटर्स लिखकर इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। तो ये तीनों जर्मन फिलोसोफर्स से हम कह सकते हैं कि एस्थेटिसिज्म की शुरुआत या कहें रूट्स जर्मनी के रोमांटिसिज्म में कहीं ना कहीं बसी हुई है। अब हमें ये जानना चाहिए कि जर्मनी से इस एस्थेटिसिज्म को इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में कौन लाया। तो दोस्तों, थॉमस कार्लाइल, इनका नाम नोट कर लेना। इंग्लिश वर्ल्ड में इस एस्थेटिसिज्म को इंट्रोड्यूस करवाने वाले शख्स थे। और ये किससे इंस्पायर थे दोस्तों? फ्रेडरिक शिलर से, जिनकी लाइफ पर इन्होंने 1825 में एक वर्क लिखा। ये कार्लाइल स्कॉटिश थे और इन्होंने अपनी लाइफ का सबसे फेमस वर्क लिखा था क्रिटिकल एंड मिसलेनियस एसेज। ये एक ऐसा वर्क था जिससे कार्लाइल फेमस हो गए थे। ध्यान रखना, थॉमस कार्लाइल फेमस है इंग्लिश लैंग्वेज में एस्थेटिसिज्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन इसको फेमस करने का काम किसने किया था? ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर वॉल्टर पेटर ने। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है इस पूरे मूवमेंट में। इन्होंने और इनके फॉलोअर्स ने एक फ्रेंच स्लोगन को उठाया जिसका नाम था आर्ट फॉर आर्ट सेक। पहले भी बता चुका हूं। अब सवाल ये आता है कि इंग्लैंड में क्यों इस मूवमेंट ने आग पकड़ी? ऐसा क्या था इंग्लैंड में, या ऐसे कौन से लोग थे जिनसे ये एस्थेटिक मूवमेंट को फॉलो करने वाले खुश नहीं थे? तो दोस्तों, ये मूवमेंट इंग्लैंड में रिएक्शन था अगेंस्ट मॉरलिटी। क्यों? क्योंकि विक्टोरियन सोसाइटी में उस वक्त मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। आप देखो, जॉन रस्किन, मैथ्यू आर्नोल्ड और जॉर्ज मैकडोनाल्ड, ये 3 लोग थे जो मॉरल वैल्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करते थे कि आर्ट और लिटरेचर का पर्पस होना चाहिए कुछ सिखाने का। मतलब अगर हम लिटरेचर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ही यही है कि हम अपनी ऑडियंस को कुछ सिखाएं, कुछ मॉरल वैल्यूज़ दें। आर्ट का मतलब तो यही होता है। लेकिन ये लोग इनसे उल्टा बोलते थे। ये बोलते थे कि आर्ट प्रोड्यूस किया जाता है ब्यूटी के लिए, डिडक्टिव पर्पस के लिए नहीं, मॉरल पर्पस के लिए नहीं, या पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं।
सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी के लिए आर्ट प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। कल्ट ऑफ ब्यूटी। अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कौन है, तो मैं आपको बता दूं, रोमांटिक एज में कीट्स और शैले और विक्टोरियंस में प्री राफेलाइट्स इनके रिश्तेदारी हैं इन लोगों के। तो इनका मानना था कि आर्ट का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, ब्यूटी अलोन, कोई पॉलिटिकल डिडक्टिक या फिर दूसरा कोई भी पर्पस नहीं। तो लियो टॉल्स्टॉय ने इस मूवमेंट के रेस्पॉन्स में एक सवाल पूछा। लियो टॉल्स्टॉय आप सबको मालूम होगा रशियन ऑथर थे जो मॉरल वर्क्स लिखा करते थे। उन्होंने पूछा क्या आर्ट और मॉरलिटी का डिवोर्स हो गया है, क्या अब दोनों कभी साथ में नहीं दिखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आर्ट मूवमेंट ये सिर्फ लिटरेचर में नहीं आया था, आप उस वक्त की पेंटिंग, पोएट्री, सजावटी कलाओं के सामान जो होते हैं ना, उसके अंदर आप देख लो। अब देखना उस वक्त जितना भी लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया, जैसे कि द हैप्पी प्रिंस, ऑस्कर वाइल्ड की फेमस स्टोरी है, ये आपको ब्यूटीफुल लगेगी। उस टाइम की पेंटिंग्स देखो, आपको एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल दिखेगी। जबकि मॉडर्न आर्ट क्या कहता है कि ब्यूटी मायने नहीं रखती। उस वक्त का सजावटी सामान देखो, बेंचेस देखो, टेबल्स देखो, बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ये मूवमेंट समझ में आया होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको एस्थेटिसिज्म के बारे में कुछ समझ में आया होगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही फेमस आर्ट मूवमेंट था। ऐसे ही बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, विक्टोरियन एज के भी है और इससे पहले की एजेस के भी है। बहुत सारी टर्म्स है जिनको हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।